ये सुषमा जी, आप ये मंगलाचरण शुरू करेंगी? तो आज हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर सुषमा सिंघवी जी से निवेदन है कि आप मंगलाचरण से प्रारंभ करें। उसके बाद में फिर हम ये कछारा साहब का परिचय देंगे और फिर आप अनम्यूट कर लीजिए अपने। भगवन्त इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। करेंगे सम एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर। तो इनके एक और होगा इसके बाद में इनका एक लेक्चर मैटर के ऊपर ही। तो वैसे तो हम सभी जानते हैं, हमारे सीनियर मेंबर हैं इस ग्रुप के। एक ब्रीफ थोड़ा सा मैं परिचय पढ़ देता हूँ, मेरे पास में इनकी बुक है। तो इन्होंने सन 1961 में बिरला इंजीनियरिंग कॉलेज पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी और 69 में जोधपुर विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट डॉक्टरल डिग्री प्राप्त और 1973 में सेल्फोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जोधपुर विश्वविद्यालय में व्याख्याता, मालवीय क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में रीडर, सेल्फोर्ड विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी, हार्वर्ड बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष, अदन विश्वविद्यालय यमन में प्रोफेसर वगैरह वगैरह कई जगह इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र इनका रहा है और अनेक क्षेत्रों में कार्य करते हुए आप सेवानिवृत्त हो गए 1997 में। उसके बाद से इनका जो मैं समझ पा रहा हूँ, जितना इनका साहित्य में इनका योगदान है और विज्ञान और धर्म को लेकर के जितना काम है, उसके पश्चात इनका सिर्फ एकमात्र काम रहा है कि धर्म को जानना और उसको वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करना। उसी श्रृंखला में आज ये डॉक्टर कछारा साहब ये मैटर से संबंधित अपने विचार रखेंगे, जिसमें हम लोगों को जरूर ज्ञान प्राप्त होगा कि जिस मैटर की हम परिकल्पना कर रहे हैं या जैन धर्म में जिस मैटर को की अवधारणा है उसमें और आज के वैज्ञानिक मैटर में कि क्या है, भेद है क्या नहीं है। मैं समझता हूँ इन विषयों को जरूर अवश्य वो टच करेंगे। तो मैं अभी निवेदन करता हूँ आदरणीय डॉक्टर कछारा साहब से कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। कछारा साहब, प्रेजेंटेशन है तो आप ये शेयर स्क्रीन कर सकते हैं। अगर है तो को होस्ट बना देंगी वो पूर्वी। हाँ बना दिया। ओके। नमो अरिहंताण। सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। हमने पिछली बार डॉक्टर भंडारी साहब को सुना था और आपने मैटर के ऊपर बहुत ही सुंदर वार्ता प्रस्तुत की थी। उस समय भी मैंने ये कहा था कि अगर हम मैटर को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में समझना चाहते हैं तो पहले जैनिज्म में मैटर का क्या अवधारणा है उसको हम ठीक से समझ लें तो आगे हमको बढ़ने में जरूर सहायता मिलेगी। तो आज मैं जो आपको यहाँ जो प्रस्तुति दूंगा उसमें मैटर के ऊपर जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं पे मैं फोकस करूंगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि उनका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या है। साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में आज हम उस मैटर को कैसे समझें।
इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस मेरे अपने हैं और उसमें अगर कोई विचार और आते हैं तो आप चर्चा में इसको हम शामिल कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सट द्रव्य की अवधारणा से। हम सब जानते हैं कि सट द्रव्य की अवधारणा है हमारे यहाँ। मेरे सिर्फ मेंशन यही करना है कि ये जो धर्मास्तिकाएं अधर्मास्तिकाएं हैं वो कोई फोर्स नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानने लगे हैं कि वो कोई फोर्स है। ये फोर्स नहीं है। फोर्स तो पुद्गल में होता है। फोर्स इज अ मटेरियल एंटिटी, whereas dharmastika and adharmastika are entirely non-material entities. So there is no equivalence between the force and these two terms, dharmastika and adharmastika. Similarly, some people believe that the akastika is gravitation and so on. I don't think this is correct view. Again, akasastika is not a force, you know. Gravitational is also a force. और फिर आकाश तो अनंत है और लोक हमारा बहुत छोटा सा भाग है उस अनंत आकाश का, और उसी में ग्रेविटेशन होता है। तो सारे आकाश में तो ग्रेविटेशन होने की संभावना है ही नहीं। जीवास्तिका के बारे में भी कुछ विचार आए पिछली बार और लोगों ने कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। Electromagnetic again is a physical concept, it's a material concept, whereas a Jivastika is non-material entity. There can be no comparison between the ideas of Jivastika and electromagnetism. यह जरूर है कि हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, लेकिन उसको जीवास्तिका कहना ठीक नहीं होगा। तो मैं पुद्गलीय काय की बात मैं यहाँ करना चाहूँगा और बहुत संक्षेप में आगे चूंकि सभी लोग जानते हैं तो केवल मेन पॉइंट्स को मैं टच करूंगा। तो ये जो पुद्गल है उसको हम जो इसके प्रॉपर्टीज हैं वो सेंस परसेप्शन के आधार पर डिफाइन की गई है हमारे यहाँ। जो सेंस परसेप्टिबल है उन्हीं प्रॉपर्टीज को हमारे यहाँ बताया गया है, जबकि साइंस जो है उसके अलावा भी कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज स्टडी करती हैं भाई, जो लेबोरेटरी में सिद्ध की जा सकती हैं वो प्रॉपर्टीज भी साइंस मानती है, लेकिन उसको जेनिस में कोई उसका उदाहरण नहीं मिलता है। मूलतः पुद्गल को हम कहते हैं, जो इनका जो मूल गुण है पुद्गल के वो है कलर, मतलब वर्ण, टेस्ट, स्मेल एंड टच, और शेप होती है उसकी। तो ये चार बेसिक प्रॉपर्टीज पुद्गल की मानी गई है। इसमें सबसे पहले कलर की बात करें, भंडारी साहब ने इसमें काफी चर्चा की थी। कलर जो है वो एक ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है जैनिज्म में, जबकि साइंस ऐसा नहीं मानती है, ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी नहीं मानती है। वो एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी के रूप में आता है साइंस में। और प्राइमरी कलर्स हमारे यहाँ 5 बताए गए हैं: ब्लैक, ब्लू, रेड, येलो एंड व्हाइट। एंड any object has all the colors, you know, but only one is manifested. We only see one color of any particular object, but does not mean that the other colors are absent. Janif says that all colors are present, but only one is manifested at a time, and then we see only one color. Science के में जो color का concept है, in fact, color is not a single entity. It is a combination of 3 things. One is the light source, another object, and third is the observer. तो तीनों के ऊपर डिपेंड करता है कि कलर कैसे परसीव होता है, लाइट सोर्स क्या है, ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जर्वर कैसा है। तीनों के ऊपर ऑब्जर्वर अगर डिफरेंट होता है तो कलर डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, somebody is color blind, you know, that he perceives color in a very different manner or does not perceive at all. साइंस में कलर 2 तरह के माने गए हैं। एक तो है स्पेक्ट्रल कलर्स जो 7 होते हैं, भंडारी साहब ने भी इसको बताया, और ये सबको मालूम है कि 7 कलर्स होते हैं लाइट स्पेक्ट्रम में। और नॉन स्पेक्ट्रल कलर भी माने गए हैं जो एक क्रोमेटिक है, ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट। और जो प्राइमरी स्पेक्ट्रल कलर्स हैं उनको 3 ही बताया गया है। ऑल्दो देयर आर 7 कलर्स, but only 3 of them are primary, in the sense that, you know, the combination of these 3 can produce other colors.
So these three are red, blue and green. These are primary colors. This has been accepted in science very clearly. और हमारे यहाँ जो कलर्स बताए गए हैं तो देख लीजिए, जो प्राइमरी है उसमें यहाँ रेड, ब्लू और ग्रीन है। हमारे यहाँ जो बताया गया है उसमें रेड, येलो एंड ब्लू बताया गया। टेस्ट 5 है, ऑर्डर 2 है, इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। टच के बारे में ज्यादा समझने की जरूरत है। तो 4 प्राइमरी टच हमारे यहाँ माने गए हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। इनको समझना बहुत आवश्यक है कि ये है क्या चीज, और यहाँ साइंस हमको हेल्प करती है। तो सर्वार्थ सिद्धि में एक ये कोटेशन आता है, स्निग्ध रुक्ष रुक्षत्व गुणा निमित्त उद्योत। तो उसमें ये कहा गया है कि ये जो बिजली चमकती है आकाश में, वो स्निग्ध रुक्ष गुण के कारण है। ये सर्वार्थ सिद्धि में साफ कहा गया है। और साइंस को अगर देखें तो साइंस कहती है कि लाइटनिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इन दोनों को कंपैरिजन करके हम ये कह सकते हैं कि जो स्निग्ध रुक्ष गुण है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। ये मान्यता बहुत बाद में आई है, लेकिन बहुत अच्छी मान्यता है। इससे हमको बहुत हेल्प मिलती है आगे कंपैरिजन में जैनिज्म और साइंटिफिक कंसेप्ट्स को आपस में। सबसे पहले जहाँ तक मेरी नॉलेज है, किसी एक जर्मन स्कॉलर ने यह सबसे पहले कहा था कि ये जो रुक्ष और स्निग्ध गुण है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, कोई न्यूट्रल चार्ज नहीं होता। भंडारी साहब ने ये बात मेंशन की थी। न्यूट्रल चार्ज हमारे यहाँ नहीं बताया, कोई होता नहीं है। उसका कारण कुछ भी है, लेकिन एक स्पष्ट कारण ये है कि जो रुक्ष, ये जो स्निग्ध रुक्ष गुण है, ये दोनों बॉन्डिंग में इनकी वजह से होता है। लेकिन अगर न्यूट्रल चार्ज है तो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता, इसीलिए शायद नहीं होता होगा। मैं तो एक आर्गुमेंट प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन न्यूट्रल चार्ज की मान्यता नहीं है। ये जो बाकी जो 4 और टच माने गए हैं वो सेकेंडरी टच है, और दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ प्राइमरी टचेस इन स्कंधास एंड एग्रीगेट। जो सबसे स्मॉल एंटिटी है परमाणु, जिसके बारे में और आगे हम बात करेंगे, तो जब परमाणु मिलते हैं तो स्कंद बनते हैं, एग्रीगेट बनता है। तो ऐसे स्कंद और एग्रीगेट में ये 4 और एडिशनल टच आ जाते हैं, और जो ये प्राइमरी टच के इंटरेक्शन से होता है, इसके बारे में स्पष्ट हमारे यहाँ व्याख्या की गई है। और ये जो 4 एडिशनल टच आते हैं, मृदु, कर्कश और कठोर, उसको के लीजिए हल्का, भारी, ये 4 टच और पैदा हो जाते हैं। ये मृदु और कर्कश क्या है और हल्का भारी क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। जहां तक मेरी समझ है, मृदु और कर्कश इंडिकेट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। क्योंकि अगर बॉन्डिंग होता है परमाणु में आपस में, तो उनकी स्ट्रेंथ कैसी है। मृदु का मतलब सॉफ्ट टच या सॉफ्ट और वीक बॉन्डिंग, एंड कठोर और कर्कश मीन्स हार्ड टच, मीन्स हार्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। और अगर हम ग्रॉस मैटर की बात करें, इन द ग्रॉस फॉर्म ऑफ मैटर जो हमको दिखाई देता है, तो मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट टच ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में जो है हमारे, उनमें सॉफ्ट टच होता है, और जो सॉलिड्स हैं उनमें कठोर टच होता है। तो कठोर या कर्कश जो है वो सॉलिड्स को आइडेंटिफाई करता है स्थूल रूप में, और जो मृदु टच है वो फ्लूइड्स को, गैसेस एंड लिक्विड्स, उनका टच सॉफ्ट होता है। तो ये एक तरह से क्लासिफिकेशन है। आगे चलें हम, हल्का और भारी क्या चीज है, या इसको लघु गुरु भी बोलते हैं। ये मास इंडिकेट करते हैं, दे इंडिकेट मास इन मैटर। जो हल्का का मतलब है लाइट टच और लो मास डेंसिटी, ऐसा हम कह सकते हैं, जैसे कि ग्रॉस फॉर्म में फ्लूइड्स में होता है। और भारी को हम हेवी टच बोलते हैं, या हाई मास डेंसिटी, या हम कहते हैं कि सॉलिड्स फॉर्म में वो भारी होते हैं। सॉलिड्स भारी होते हैं, फ्लूइड्स हल्के होते हैं। तो ये ग्रॉस फॉर्म में इसका सोचने का तरीका हो सकता है। बट अदरवाइज
they represent mass and mass density. And all these four secondary touches exist together. तो इसलिए कोई 6 टच मैटर नहीं हो सकता. तो जो मैटर होगा जिसका क्लासिफिकेशन मैं बताऊंगा उसमें 8 टच संभव है. अब ये कोटेशन मैं आपको दे रहा हूँ जो मेरा वर्णमाला में है. अनंत प्रदेशी स्कंद. Sir, may I just ask one small question? तो आप ये बिना स्केल के कोई, my problem was that there is no calibration scale of जैसे ये ठंडा और गर्म है, तो आप किसको ठंडा कहेंगे, किसको गर्म कहेंगे? हाँ, कोई कैलिब्रेशन नहीं है, ये रिलेटिव टर्म्स है, कोई ये रिलेटिव टर्म्स है, कैलिब्रेशन नहीं. कैलिब्रेशन की बात जैनिस में मैंने कहीं नहीं देखी. नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि अगर अपन साइंस और इसको मैं समझ रहा हूँ बात आपकी. अगर हम कैलिब्रेशन की बात करना चाहें तो वो उसका एक्सटेंशन होगा जो जैनिस में दिया है, और कर सकते हैं, उसको एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना भी चाहिए. तो समय के अनुसार एक्सटेंशन होना चाहिए जैन कॉन्सेप्ट्स का, उसको हम करें. एक्सटेंशन की बात नहीं है सर, समझने मेरे को देयर इज नथिंग लाइक कोल्ड एंड मतलब गरम और ठंडा, दैट इज द सेम थर्मल प्रॉपर्टी, वी नो दिस. इट्स अ थर्मल प्रॉपर्टी. मैं उसके ऊपर और सो देयर इज ओनली वन ठंडा, व्हाट आई टोल्ड द अदर डे कि एक ही चीज ठंडी है, वन व्हिच इज एट 0 डिग्री केल्विन. मैं इसके बारे में भी बात करूंगा. उससे आप सहमत नहीं है, मैं ये मतलब जस्ट पूछना चाहता था. हालांकि आपने वही आर्ग्यूमेंट यूज किया है इसके लिए, लाइट और हैवी के लिए. नहीं तो मैं आपसे मासलेस है, एक भारी है, उसमें भी आप मासलेस क्यों करते हैं? आप तो कम मास वाला और ज्यादा मास वाला भी ले सकते हैं. नहीं, ये सेकेंडरी टचेस की बात कर रहे हैं. प्राइमरी टचेस में ये बात नहीं आई, और बहुत से मैटर ऐसे हैं जिसमें सेकेंडरी टच नहीं है. आगे बात करेंगे इसके बारे में. जी. ये देखिए बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ जो मतलब कोटेशन मैंने दिया है, जो अनंत प्रदेशी स्कंद है, मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ ऊपर लाइन में. वो इंद्रिय ग्रहण नहीं बनता और सूक्ष्म परिणति वाले स्कंद चतुस्पर्शी होते हैं. उत्तरवर्ती 4 स्पर्श स्थूल परिणाम वाले स्कंदों में ही होता है. गुरु लघु और मधु कठोर स्पर्श पूर्ववर्ती 4 स्पर्शों के सापेक्ष संयोग से बनते हैं. बहुत क्लियर लिखा हुआ है. फिर यह भी लिखा है कि दूसरे कैसे बनते हैं. रुक्ष स्पर्श की बहुलता लघु स्पर्श होता है बहुलता से, और स्निग्ध की बहुलता से गुरु होता है. शीत और स्निग्ध स्पर्श की बहुलता से मृदु स्पर्श, और रुक्ष तथा उष्ण स्पर्श की बहुलता से कर्कश स्वर बनता है. तो हमारे यहाँ क्लियरली विजुअलाइज किया गया है कि सेकेंडरी टचेस होते कैसे हैं. तात्पर्य यह है कि सूक्ष्म परिणति की निवृत्ति के साथ साथ जहाँ स्थूल परिणति होती है वहाँ 4 स्पर्श बढ़ जाते हैं. ये बात बहुत स्पष्ट हमारे से की गई है, और इसको मैं आज के इस मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसी को मैं कहना चाहूँगा कि जो सेकेंडरी टचेस हैं वो प्राइमरी टच के कॉम्बिनेशन से या उनके इंटरेक्शन से बने हैं. और कैसे बनते हैं ये मैंने इसमें किया है. यहाँ जो कंसेप्ट है नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत हेल्प करता है समझने में. If the number of negative परमाणुs is more in the bonding process, the aggregate has light touch and the low mass density. And if the positive परमाणुs are more, then the heavy touch or high mass density is produced in the aggregate. This is the translation of what we have said earlier. So mass is produced by interaction of primary touches, which is electric charge. I said जो रुक्ष स्निग्ध की बात की हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज. तो जो मास इज प्रोड्यूस बाय इंटरेक्शन ऑफ दीज चार्जेस, बहुत बड़ा कंसेप्ट है. एंड मास इज द रिजल्ट ऑफ इनर्शिया. ये जो जब बॉन्डिंग होता है तो क्या होता है कि उस एग्रीगेट में इनर्शिया हो जाता है बॉन्डिंग से. एंड सो मास इज द रिजल्ट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस्ड और इंट्रोड्यूस्ड इन द स्कंद by these touches.
जब ये हल्का और भारी टच आता है तो इनर्शिया होता है और उससे मास होता है. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. और साइंस ये कहता है कि मास इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स विद हिग्स बोसॉन. So it's more or less the same thing, you know. We are saying that it is produced by the interaction of primary touches. You know. And here the science says that it's by interaction of particles with Higgs boson. It's a quite similar concept. When positive paramanus are in majority and they bond in cold condition, then soft touch is produced. This is what the scripture says. In my case, it must be hard touch, but whatever it is, produced. And when majority of negative permanents bond in hot condition, soft touch is produced. This is the translation of the earlier passage. Based on these touch properties, we have three kinds. One matter having two touches, which is massless. Matter having four. सबको म्यूट कर दो. Those who are not speaking. Four touches, which is again massless and which is subtle, and matter having 8 touches, and this has mass. So we have matter having one color, one smell, one taste, and 2 touches. This is Pramanu. We are going to talk about it. And matter having 5 colors, 2 smells, 5 touches, and 4 touches, which is a subtle matter. We are also going to talk about these things. And matter having 5 colors, 2 smells, 5 tastes, and 8 touches. And this is the gross form of matter which is visible to us in the form of gases, liquids, solids. They are all 8 touch matter. सर यहाँ थोड़ा मुझे और कंफ्यूजन है. इफ यू विल अलाउ मी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट. हाँ बताइए. बट आई थॉट इफ आई एम क्लियर देन इट्स इजी टू फॉलो. ये आप इसको स्थूल और जो सूक्ष्म है ये भी एक आर्बिट्ररी स्केल है. आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो 4 टच वाले हैं वो स्थूल हैं. नहीं, वो सूक्ष्म. अभी आप कह रहे हैं कि वो सूक्ष्म है. नहीं, पहले आपने कहा ना कि जब परमाणु मिलके 4 वो सेकेंडरी हैवीनेस बना लेते हैं तो 4 टच के होते हैं. I presume that 2 becomes 4 and 4 becomes 8 touch. No. There are 4 primary touches. This is the Parmanu has only 2 touch, yes, but the 4 are primary. नहीं तो आपने जो पिछली स्लाइड में कहा कि वो मिलके स्थूल हो जाते हैं, नहीं तो उनके ऑलरेडी 8 टच हो गए. वो नहीं, अगर 8 टच जब इनका इंटरेक्शन होगा तो 8 टच होगा. अगर इंटरेक्शन में अगर बॉन्डिंग नहीं होती है तो 8 टच नहीं होते. 2 तरह के एग्रीगेट बनते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे. अभी एग्रीगेट में 2 तरह के होते हैं, बॉन्ड विद बॉन्डिंग एंड विदाउट बॉन्डिंग. तो ये जो मैं सब्टल और ग्रॉस की यहाँ बात कर रहा हूँ, जो सब्टल मैटर है जिसमें 4 टच हैं और जो ग्रॉस है जिसमें 8 टचेस हैं. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 4 टच हमेशा 4 टच ही रहेगा. वो 8 टच बन सकता है, 8 टच 4 टच में कन्वर्ट हो सकता है. द सब्टल एंड ग्रॉस इंटरचेंज विद टाइम, यू नो, नथिंग इज फिक्स्ड. ये बिल्कुल कन्वेंशनल है. जो 6 क्लास ऑफ मैटर, यू नो, जो 6 डिवीजन किए गए हैं मैटर में, ये इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है. बादर 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 सूक्ष्म सूक्ष्म बादर सूक्ष्म और बादर बादर या सूक्ष्म सूक्ष्म, सॉरी. तो ये 6 डिवीजन है. ये जेंस कंसेप्ट है. इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जो रहता है वो जब यहाँ देखें हम, जो नंबर 3 और 4 है, बादर सूक्ष्म सूक्ष्म बादर, इसके बारे में अनिल जी ने भी काफी अपनी किताब में लिखा है. इसमें हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये जो बादर सूक्ष्म है उसमें लाइट, शेडो, इमेज एक्सेट्रा ये गिनी गई है, और जो सूक्ष्म बादर हैं उसमें साउंड, टेस्ट, स्मेल, टच ये गिने गए हैं. हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, बट ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये वेल नोन है. इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूँगा. अब हम परमाणु की बात करें. जो अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट है फिजिकल यूनिवर्स का, वो परमाणु है. इंडेस्ट्रक्टिबल, इनपेनिट्रेबल, इनकम्बस्टिबल, इम्परसेप्टिबल.
Parmanu is imperceptible. And all qualities which we are talking are perceptible qualities. तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जो क्वालिटीज परसेप्टिबल है और हम कहते हैं कि परमाणु तो इम्परसेप्टिबल है. Now how do you know its qualities? There can be a question like this. इसके बारे में हम बात करेंगे. और परमाणु के बारे में कहा गया है कि परमाणु has one of the 5 colors, one of the 2 smells, one of the 5 tastes, and 2 of the primary touch, either hot or cold, and either snigdh or ruksh. That means it can be either have a positive charge or it can have a negative charge, and it has a thermal condition which can be called hot and cold, जैसा कह रहे हैं भंडारी साहब. तो इसका स्केल डिफाइन नहीं किया गया है, ये रिलेटिव टर्म्स शायद बताई गई हैं, हॉट एंड कोल्ड. बट अगर इसको कोई एब्सोल्यूट टर्म से बात करना चाहे तो कर सकता है. द इंटेंसिटी ऑफ क्वालिटीज डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. ये जो क्वालिटीज बताई हैं, कलर, स्मेल, टेस्ट और चार्ज वगैरह, ये परमाणु में भी फिक्स नहीं है, ये बदलती रहती है, चेंज होती है. ब्लैक है तो ब्लैकनेस बदलती रहती है, अगर कलर रेड है तो रेडनेस बदलती रहती है, टेस्ट बदलता रहता है. तो ये अपने आप बदलता रहता है. ये सभी जो प्योर द्रव्य हैं उसमें सद्गुण हानि वृद्धि का एक सिद्धांत अपने यहाँ बताया गया है. स्पॉन्टेनियसली विद द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी ये अपने आप उस सब्सटेंस में चेंजेस होता है, अर्थ पर्याय के रूप में होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन फिर भी उसको इनफाइनाइट कहा गया है. ये विशेषता जैन धर्म की है कि हर जगह इन्फिनिटी आ जाती है. परमाणु is capable of being dynamically active. I am not going to talk more about this. ये परमाणु एक जगह नहीं रहता है, मूव भी कर सकता है, नहीं भी करता है. किस तरह के मोशन होंगे, कई तरह के मोशन डिस्क्राइब अपने यहाँ किए गए हैं. तो कुछ भी हो सकता है. It's almost, it's very almost 100% uncertain to define what will be the state of Parmanu at any particular time. It's very uncertain. And the activity of a Parmanu is not a continuous, it's in the form of the quanta. And when dynamic, it can assume it can have a very high velocity, it can travel with low velocity and so on. Parmanu generally cannot be stopped by any other, अप्रतिघात. तो ये बहुत बड़ा गुण है कि परमाणु ऑब्स्ट्रक्ट, कोई ऑब्जेक्ट उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता. It can pass through earth, it can pass through sun, or it can pass through any object, and it can travel from one end of the loop to the another end, unobstructed. ये इतना छोटा है. Infinite number of परमाणुs can occupy one space point. It's a bosonic in character. जो बोसोन की कैरेक्टरिस्टिक्स है वही परमाणु की है. और ये हमको सोचने का एक नया मौका देता है कि रियली अगर बोसोन है परमाणु तो क्या है. और एक चीज और मेंशन की गई है अपने यहाँ कि परमाणु विद हायर नेगेटिव चार्ज मूव्स एट लोअर स्पीड देन अ परमाणु विद लोअर नेगेटिव चार्ज. सो ये नेगेटिव चार्ज जो है इसके वेलोसिटी को अफेक्ट करता है, जो इसकी अपनी ओन वेलोसिटी, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर फोर्स और बिकॉज ऑफ नॉट एनी अदर एजेंसी. Its own natural velocity is like this, and a Parmanu having positive charge favors rest position. सर मेरा निवेदन है कि आप हर स्लाइड के बाद जरा 1-2 मिनट क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन के लिए दे दें, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं मुझे तो कम से कम. क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो हैं अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग are not differentiated in any property except by magnetism. और दूसरा जो आपने कहा ना, परमाणु बहुत छोटा है इसलिए वो पृथ्वी के थ्रू चला जाता है. I will like to put it the other way, that it does not interact with matter. It does not interact with luminous matter. It does not interact. I would not say it is small or big. There is another property we have to define, which is called interaction. Yes. And Parmanus don't interact at all. Yeah, it does not interact, and therefore it is not obstructed. That is, I agree, but not because it is chota.
ना छोटा तो है ही है। नहीं आपको नहीं, ये है ही ये नहीं। तो परमाणु इज नथिंग एक्चुअली, इट इज नॉट देयर अकॉर्डिंग टू मी, नो, इट इज अ बिकॉज चार्ज। नो, परमाणु जी, नथिंग तो फिर मुश्किल हो जाएगी कहना। इफ द परमाणु इज नथिंग, देन हाउ द मैटर इज प्रोड्यूस्ड बाय बिकॉज इट एग्रीगेशन। डजंट हैव डायमेंशन, सो छोटा बड़ा कुछ नहीं कह सकते हम, यूं कह रहा हूं मैं। but it has existence. You cannot deny that. If you deny existence of Parmanu, then the whole the material world collapses. नहीं नहीं, existence, but it doesn't have dimension. It doesn't have dimensions, yes. हाँ, so it is nothing. But it exists. At the same time, it exists. But if more Parmanus are together, maybe Yes. Anant Parmanu, but then they still can be Sukshma, and they will not. Yeah, they are सूक्ष्म। ये बात अभी करने जा रहे हैं हम लोग। अनंत परमाणु मिलकर के भी सूक्ष्म होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। Not interact with others also. हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। परमाणु सो स्मॉल, मतलब वो तो ठीक है। हमारे यहाँ कहा गया है कि न इसका आदि है, न मध्य है, न अंत है। इस भाषा में उसको बोला गया है, तो वो इसीलिए है कि उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। Unless ट्रांसफॉर्मेशन, बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है या ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, देन ओनली ये बाधा डालता है। देन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एग्रीगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ परमाणु मींस एग्रीगेशन ऑफ परमाणु। स्कंद की बात कर रहे हैं। परिणमन कहा गया है। नहीं, परिणमन, ये परमाणु का परिणमन तो परमाणु में ही होगा, लेकिन परमाणु का जब एग्रीगेशन होता है मिल करके ना, वही तो एग्रीगेशन होगा ना, मिल करके स्कंद रहेंगे। अनंत परमाणु रहेंगे, लेकिन उनमें यदि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है तो वो भी सूक्ष्म में रहेंगे। दे विल नॉट इंटरेक्ट, वो बाधा ही नहीं डालेंगे हमारे। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन का मतलब हुआ कि जो चार उनके जो गुण हैं, प्राइमरी टच हैं, वो अगर वही रहते हैं तो सूक्ष्म ही बना रहेगा। लेकिन जब इंटरेक्शन बॉन्डिंग हो गई और चार एडिशनल स्पर्श हो गए, तब ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वो सूक्ष्म है या बाहर है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, यही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में ही ये दूसरे जो सेकेंडरी गुण है वो आते हैं। बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं अभी हम बॉन्डिंग की बात करेंगे तब ये क्लियर होगा। बॉन्डिंग की बात करेंगे। But sir, if I take electron and positron, then they behave identically through matter. तो दो परमाणु हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एक निगेटिवली, तो आप कहते हैं एक स्लो है और एक फास्ट है। देखिए ऐसा है, नहीं वो तो परमाणु की बात हमने कही है, और इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह तो बहुत स्थूल सब ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे बहुत स्थूल है। पर स्थूल है, बट चार्ज इज द सेम। No, what is charge? Because they have the same mass, same everything same except charge. भंडारी साहब, मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं आपको बता रहा हूँ। You know, I had a difficulty to understand. I had a difficulty to understand what is charge. So single charge. I still have that problem. You still have that problem, isn't it? So the Jennings solved this problem, and Jennings says that the Parmanu is charge. मैं आगे बढ़ूं, मैं तो फिर मेरा हाँ सर, चलिए जस्ट आई वांटेड। नहीं, हमारा निवेदन है कि साहब अगर आगे क्वेश्चन है तो नोट डाउन कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर और भी लोग वो पूछने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके सर, एग्रीड। ये जो परमाणु है उसकी जो दो प्रॉपर्टीज मैंने बताई, जैसे स्निग्ध रुक्ष है, तो स्निग्ध रुक्ष प्रॉपर्टीज इंटरचेंज कर सकती है। एक ही परमाणु कभी स्निग्ध हो सकता है, कभी रुक्ष हो सकता है। इसी प्रकार एक ही परमाणु कभी शीत अवस्था में हो सकता है, कभी उष्ण अवस्था में हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चार स्पर्श हैं वो दो प्रॉपर्टीज कही जा सकती हैं, एक थर्मल, एक इलेक्ट्रिक, जो भंडारी साहब कह रहे हैं। तो मूलतः दो प्रॉपर्टी, आज के टर्मिनोलॉजी हम कह सकते हैं कि परमाणु की एक थर्मल प्रॉपर्टी है, एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है।
उस पॉइंट ऑफ व्यू से। And these properties are in परमाणु are postulated by logical extension of fundamental rule. मैंने आप पहले भी ये प्रश्न किया था कि अगर प्रॉपर्टी सेंस परसेप्टिबल है और हम कहते हैं कि परमाणु इज नॉट सेंस परसेप्टिबल, देन हाउ डू यू डिफाइन और हाउ डू यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ ए परमाणु? तो एक सवाल, एक उत्तर तो बहुत आसान है कि भाई केवली ने कहा है, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो मूल गुण है सब्सटेंस के, वो पर्याय परिवर्तन होने पर भी मूल गुणों में परिवर्तन नहीं होता। ये बेसिक रूल है हमारे यहाँ। जैसे जीव है, जीव का गुण चेतना है, कोई भी पर्याय हो उसमें चेतना गुण होगा। इसीलिए उद्गल में भी जब हम चार स्पर्श मानते हैं तो इसके कोई भी पर्याय, परमाणु ये सब पर्याय होता है, तो उसमें भी मूल गुण होंगे, इसलिए उसको ये मान दिया है कि उसमें भी मूल गुण है। ये आज के साइंटिफिक टर्म्स में मैं इनको सोचना चाहूंगा कि परमाणु है क्या। So number one, Parmanu is electric charge. This solves the problem of Bhandari Sahab also. The question in physics is what is charge? And I had a big problem in understanding this. I went to the physics fellows and asked them, I know what is mass, but what is charge? Tell me. They said, we don't know. So Parmanu is a charge, number one. An electric charge is the fundamental unit of matter. The fundamental unit of matter which we see is electric charge. What are the implications in physics? Can you rewrite physics in this term, assuming that the fundamental charge is matter, unit of charge is matter? This is a very important point, and I will leave it to physicists. आगे आप देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉमन हम जानते हैं। The Parmanu is so small that its field is not likely to extend beyond its own space point. अप्रतिघात है, किसी में इंटरेक्ट नहीं करता है, इसका फील्ड है तो भी वो परमाणु उसी स्पेस में कन्फाइंड है, बाहर नहीं आता है। But in the case of स्कंधास, which have infinite परमाणु is one प्रदेश, जो अभी जी राज जी कह रहे थे, तो उसका जो फील्ड होगा वो स्पेस में एक्सटेंड कर सकता है। तो स्कंधा will be able to interact, not a परमाणु। A moving skandha would also produce a magnetic field. ये साइंस, ये फिजिक्स कहती है। And therefore, a dynamic skandha, a skandha which is moving, will produce electromagnetic field. So there is existence of electromagnetic field in space, in Akash, as far as Jainism is concerned. And if there are variations in the skandha structure, which normally takes place, it will also produce electromagnetic waves. So, Jainism, मैं inference की बात करता हूँ, we infer that on the basis of Jainism, there is an electromagnetic field present in space, in Akash, and there are electromagnetic waves. The next question which I raised, if the Parmanu or a skandha of infinite Parmanu, a force carrier like other bosons, then this force could be the mother of all other forces, except gravitational force. That's a debatable point, but I will leave it there. The main thing is that if the Parmanu or skandha Parmanu, infinite Parmanus in one pradesh, that kind of thing will have a force produced. And what is this force is not actually known. Force की बात जैनिज्म में की नहीं है, मैं inference की बात कर रहा हूँ. So in scientific terms, this is a possibility. And if this possibility exists, then probably this kind of force could be mother of all other forces. So you arrive at the great unification theory, which is only, this is a conceptual thing. I am not going to go into details, nor I can prove it. Parmanu and not photon is point of energy according to Jainism. ये बॉन्डिंग रूल्स की मैंने बात की, जो अपने यहाँ वेल नोन है, सभी जानते हैं कि जो, लेकिन यहाँ जो बात, मुख्य बात ये है कि
परमाणु में जो रुक्ष है वो भी आपस में बॉन्ड करते हैं, जो स्निग्ध है वो भी आपस में बॉन्ड करते हैं, और जो स्निग्ध रुक्ष है वो भी आपस में बॉन्ड करते हैं। बेसिकली बात ये है, स्निग्ध रुक्ष अगर हैं तो वो देखिए यहाँ अगर चार्जेस दो यूनिट है तो वो बॉन्ड कर जाएंगे। सॉरी, पहले तो मैं ये बात यहाँ करना चाहूंगा, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ हम परमाणु के चार्ज की बात कर रहे हैं, और मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा तो परमाणु में जो गुण है, जो चार्ज है वो वेरिएबल है ना, वो स्पॉन्टेनियसली वेरी करते हैं षट गुण हानि वृद्धि के प्रिंसिपल से। तो जो चार्ज है, चाहे वो रुक्ष है चाहे वो स्निग्ध है, वो वेरी करता रहता है परमाणु में। सो देयर आर परमाणु हैविंग डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ चार्ज। तो मैं Q अगर मान लीजिए सबसे छोटा चार्ज है, यूनिट है, तो Q प्लस Q, सो दो परमाणु हैं जिसमें Q और Q है, दो परमाणु जिसमें Q और 2Q है, या दो परमाणु है जिसमें Q और 3Q है। इस तरह के कई तरह के डिफरेंस हो सकते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा? अगर सिमिलर, जो श्वेतांबर ट्रेडिशन और दिगंबर ट्रेडिशन में थोड़ा अंतर जरूर है, लेकिन मैंने उस अंतर को यहाँ नेग्लेक्ट किया है क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल वो ठीक नहीं है उसका। बेसिक बात ये है जो मैंने यहाँ कही है कि अगर श्वेतांबर ट्रेडिशन ये कहती है और दिगंबर ट्रेडिशन भी ये मानती है लगभग, कि अगर जो यूनिट चार्ज वाले परमाणु है वो कभी कंबाइन नहीं करेंगे। Q प्लस Q होगा कॉम्बिनेशन नहीं होगा, Q प्लस 2Q होगा तब भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा, Q प्लस 3Q होगा तब भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा। मतलब सिंगल यूनिट वाला जो परमाणु है किसी के साथ में कंबाइन नहीं करता, नंबर वन। अब 2Q और 2Q की बात करें, जैसे यहाँ बताया गया है, सॉरी, 2Q प्लस 2Q अगर हैं, दो परमाणु उस तरह के हैं, तो अगर सिमिलर चार्ज है, अगर दोनों ही रुक्ष है या दोनों ही स्निग्ध है तो नहीं होगा कॉम्बिनेशन, लेकिन दोनों अगर एक रुक्ष और एक स्निग्ध है तो हो जाएगा। इस तरह की बात कही गई है। और जब ये डिफरेंस 2 से ज्यादा हो जाता है, 2Q प्लस 4Q, लास्ट लाइन देखे आप, तब चाहे वो रुक्ष है, स्निग्ध है या स्निग्ध रुक्ष है, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ साफ बताया गया है कि कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो ये भी यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कंसेप्ट होने से कॉम्बिनेशन कैसे होता है, बॉन्डिंग कैसे होता है, बड़ी हेल्प मिलती है समझने। अब मैंने यहाँ एक दिखाया, मान लीजिए कि ये एग्रीगेट है, मैंने ये बड़ा सर्कल आप देख रहे हैं, सॉरी, ये बड़ा सर्कल है, वो एक एग्रीगेट है जिसमें अनंत अनंत परमाणु है, अनंत परमाणु है। और उसमें ये जो लाल और ब्लू आप देख रहे हैं वो एक प्रदेश दिखाया गया है, और एक प्रदेश में अनंत परमाणु हो सकते हैं, ये हमने पहले भी कहा है। तो जो लाल और ये जो ब्लू आप डॉट्स देख रहे हैं, इनमें अनंत परमाणु है या संख्यात परमाणु है या संख्यात परमाणु, कुछ भी हो सकता है। और ये सब जो है पॉजिटिव हो सकता है, मतलब रुक्ष हो सकता है, स्निग्ध हो सकता है। जो हॉट कंडीशन में है वो लाल दिखाए हैं मैंने, और जो कोल्ड कंडीशन में है वो मैंने ब्लू दिखाया है। और दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो जो हॉट है वो पॉजिटिव हो सकता है, हॉट है नेगेटिव हो सकता है, और जो कोल्ड है वो भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और जब इनका बॉन्डिंग होगा तब जो 4 एक्स्ट्रा टच है वो कैसे प्रोड्यूस हो गए यहाँ दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप ये लीजिए, ये लीजिए, ये जो हॉट कंडीशन में है पॉजिटिव है परमाणु, जिसमें ये अगर बॉन्ड करते हैं तो ये कहा गया है कि हेवी चार्ज होगा, सॉरी, हेवी चार्ज होगा। अगर ये पॉजिटिव परमाणु हॉट कंडीशन में करते हैं तो हेवी चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए, ये अगर पॉजिटिव परमाणु से और कोल्ड कंडीशन में अगर बॉन्ड करते हैं तो हल्का चार्ज होगा, हल्का, H में लिखा है। इसी प्रकार ये लीजिए, मान लीजिए ये लीजिए, ये हॉट कंडीशन में है, नेगेटिव परमाणु हैं, रुक्ष परमाणु हैं, अगर ये बॉन्ड करते हैं तो सॉफ्ट टच पैदा होगा, मृदु टच पैदा होगा। तो इस प्रकार तरह तरह के परमाणु एक ही स्कंध में हैं,
और इस तरह से उस स्कंद में सब तरह के जो अच्छे से वो मतलब 4 टच पहले थे उसमें, जो रुक्ष शीत उष्ण 4 तो पहले थे और 4 और हो सकते हैं, तो ये अष्टस्पर्शी हो गया, ये स्कंद अष्टस्पर्शी हो गया। इस प्रकार से अष्टस्पर्शी स्कंद एक्चुअली बनते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। ये मैंने अभी आपको पुद्गल की बात की। एक और कंसेप्ट हमारे यहाँ वर्गणा का, यह दूसरा तरीका है पुद्गल को क्लासिफाई करने का, वर्गणा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वहां से लिया है, ये शायद पन्ना में है। सामान्यतः समान गुण जाति वाले या अन्य समानता वाले समुदाय को वर्गणा कहते हैं। समूह, वर्ग, राशि, वर्गणा सब पर्यायवाची शब्द ये कह रहा है। और जो स्कंद, ये वर्गणा बनती कैसे है, तो इसमें 2 चीज बताई है, संयोग और बंध। 2 इसमें यूज हुए हैं कंसेप्ट। संयोग व बंध में महान अंतर है। रजकरणों की भांति परस्पर में मिलकर भी पृथक पृथक रहना संयोग कहलाता है। मतलब एक सैंड की तरह से, रेत की तरह से मिल गए, लेकिन आपस में संयोग उनका नहीं हुआ, मिलकर रहते हैं, संयोग हो गया लेकिन बंध नहीं हुआ, तो इसलिए वो रजकण की भांति है। और एक होती है मिट्टी की तरह से, जो बाइंड हो गई, वो फिर उसको आप दूसरी शेप दे सकते हैं, रेत को आप शेप नहीं दे सकते। संयोग 2 प्रकार का होता है, भिन्न क्षेत्रवर्ती और एक क्षेत्रवर्ती। मतलब एक ही प्रदेश में हो रहा है या अलग अलग प्रदेशों में हो रहा है। रजकणों का संयोग भिन्न क्षेत्रवर्ती, अलग अलग एरिया, अलग अलग प्रदेश है, हर एक रेत के कण अलग अलग होते हैं। अनंत परमाणुओं का या सूक्ष्म स्कंदों का या वर्गणाओं का संयोग एक क्षेत्रवर्ती। एक ही प्रदेश में अनंत परमाणु है तो वो एक क्षेत्रवर्ती संयोग कहलाएगा। तो एक ही प्रदेश में अगर अनंत परमाणु हैं तो 2 अवस्था में रह सकते हैं। एक तो संयोग है, केवल रेत की तरह से है, बंद नहीं हुआ है। दूसरा है कि उनमें बंद हो गया और वो मिट्टी की तरह से हो गया। तो 2 तरह के हो सकते हैं हमेशा। तो ये देखना पड़ेगा कि दोनों में क्या फर्क है। ये वर्गणा की बात करें तो श्वेतांबर परंपरा में नॉर्मली 8 वर्गणा बताई गई हैं, और ये 8 के नाम मैंने लिखे हैं। औदारिक वर्गणा, वैक्रिक वर्गणा, आहारक वर्गणा, तेजस, कार्मन, स्वाचोश्वास, भाषा, मनोवर्गणा, ये 8 वर्गणाएं बताई गई। वर्णा के बारे में कंफ्यूजन बहुत है लिटरेचर में। तो ये जो बताई गई है, औदारिक, वैक्रिक, नीचे में लिखा है औदारिक, वैक्रिक, आहारक and tejas vargana have been supposed to be exist as gross aggregate having attributes of at touch. तो औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस को 8 स्पर्श माना है, और कार्मन, भाषा, मनोवर्गणा को सब्टल फॉर्म में 4 टच माना है, और जो स्वाचोश्वास वर्गणा है उसको 4 टच और एक्स 8 टच दोनों का कॉम्बिनेशन माना है। ये मान्यता है, लेकिन इस मान्यता में थोड़ा सा विरोधाभास जरूर आगे हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी बात ये कही गई है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि औदारिक शरीर से वैक्रिक शरीर सूक्ष्म पुद्गुणों से बना हुआ है, उससे आहारक शरीर सूक्ष्म पुद्गुणों से बना हुआ है, और उससे तेजस और तेजस से कार्मन सूक्ष्म शरीर पुद्गुणों से बना हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये कंपैरिजन दिया है उन्होंने, वर्गणाओं का जो साइज है किस तरह से कंपेयर करते हैं। एक दूसरा क्लासिफिकेशन हमको और मिलता है जो नॉर्मली दिगंबर ट्रेडिशन में यूज किया जाता है, वो सटखंडा गांव से आया है और गोमट सार में इसका वर्णन मिलता है। तो वहाँ 23 प्रकार की वर्गणाएं बताई गई हैं। ये क्लासिफिकेशन बहुत साइंटिफिक है, बहुत अच्छा है, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो ये वर्गणा का मतलब समूह है, जैसा मैंने पहले बताया। तो एक परमाणु से शुरू करते हैं, स्मॉलेस्ट वर्गणा कहा गया है। एक सिंगल परमाणु है, उसको अणु वर्गणा कहा गया। उस बाद में अगर संख्यात काउंटेबल अणु अगर मिल जाते, परमाणु मिल जाते हैं, तो उसको संख्यात अणु वर्गणा कहा गया। अगर उसमें असंख्यात आ जाते हैं तो असंख्यात अणु वर्गणा कहा गया, और उसमें अगर अनंत आ जाते हैं तो अनंत वर्गणा कहा गया। तो अनंत वर्गणा में अनंत परमाणु है यहाँ चारों,
और ये चारों जो वर्गणा है वो जीव के किसी काम की नहीं है। मतलब अनंत वर्गाणु, अनंत परमाणु इकट्ठा होने के बाद भी उसकी ऊर्जा इतनी कम होती है कि वो जीव के किसी काम नहीं आते। उसके बाद में नेक्स्ट है आहार वर्गणा। ये जो आहार वर्गणा है उसमें तीनों प्रकार का शरीर बनते हैं ऐसा बताया गया है। मतलब यह है कि जो आहारक, औदारिक और वैक्रिक शरीर है, तीनों ग्रॉस, प्रोटीन एंड आहारक शरीर, तीनों इसी आहार वर्गणा से बनते हैं। अब इसके बारे में काफी कंफ्यूजन होता है। ये मान लिया जाता है कि हमारी जो ग्रॉस बॉडी बनी है वो आहार वर्गणा से बनी है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है, वर्गणा समझने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा साधारण अर्थों में। अगर हम कहें कि ये मकान सीमेंट से बना है, सही है, मकान सीमेंट से बना है, लेकिन सीमेंट से ही बना है ये गलत है। उसमें तो बहुत सारे दूसरे मटेरियल काम आते हैं। इसी प्रकार में से हमको आहार वर्गणा समझना चाहिए। औदारिक शरीर आहार वर्गणा से बना है, इसका मतलब आहार वर्गणा इसके बनने में सहयोगी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आहार वर्गणा से ही शरीर बना है, फिर तो हम सारी साइंस फेल हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है। तो इसको समझने की आवश्यकता है। फिर जो छठा है नॉन एसोशिएबल, अग्राह्य वर्गणा है। सातवीं तेजस वर्गणा है। आठवीं फिर अग्राह्य वर्गणा है, नॉन एसोशिएबल। नौवीं भाषा वर्गणा है, साउंड वर्गणा। ये भाषा वर्गणा में भी बहुत कंफ्यूजन है समझने में। तो मतलब ये भाषा वर्गणा क्या है? तो नॉर्मली हम भाषा का मतलब अपने साउंड वेव से हम ले लेते हैं, नॉर्मली साउंड वेव समझ लेते हैं, वो समझना ठीक नहीं है। लेकिन ये जो वर्गणा है उसके बारे में ये बताया गया है अपने यहाँ कि ये जो वर्गणा है इट्स सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल काइंड्स ऑफ साउंड्स, इंक्लूडिंग साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, natural phenomena like thunder, and sound produced by living organisms like speech of humans and so on. ये सभी भाषा वर्गणा से प्रोड्यूस होते हैं। तो आपको कैसे समझें इसको? मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी भाषा वर्गणा से होता है। जो आकाश में बिजली चमकती है और जो आवाज होती है वो भी भाषा वर्गणा से होता है। हम बोलते हैं तब भी भाषा वर्गणा। It's very difficult to understand. इसके बारे में ये मैं इसको मेरे दूसरे लेक्चर में बात करूंगा कि इसका एक्चुअली भाषा वर्गणा है क्या, कैसे समझे हैं इसको। ये भी कहा गया है there are two kinds of speakers, powerful and weak. जो वर्गणा डिस्चार्ज होती है, जो पावरफुल स्पीकर होता है, तो वो वर्गणा लोक के अंत तक जा सकती है। लेकिन जो वीक है, जो कमजोर स्पीकर है, उसकी वर्गणा थोड़ी डिस्टेंस तक ही जाएगी, ये बताया गया है। ये भी कैसा समझा मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिर 10वां अग्राह्य वर्गणा है, 11वीं मनोवर्गणा है, 12वीं फिर अग्राह्य है और 13वीं कार्य वर्गणा है। तो ये सारी वर्गणा जो है, सारी वर्गणा 13 तक, ये 4 टच है। इनको चतुष्पर्शी माना गया। तो चतुष्पर्शी है वो बहुत सूक्ष्म है, वो आप डिटेक्ट किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर पाएंगे। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर 8 टच ऑब्जेक्ट्स एंड दिस जो सूक्ष्म है वो तो 8 टच के क्रॉस कर जाएंगे, दे विल क्रॉस पास थ्रू देम, दे विल नॉट इंटरेक्ट विद देम। तो इसलिए आप उनको पकड़ नहीं सकते। तो कार्बन शरीर को, इसलिए हमारा कार्बन शरीर, सो नोबडी कैन कैच कार्बन शरीर, नोबडी कैन आइडेंटिफाई, नोबडी कैन डिस्टर्ब द कार्बन शरीर, because ये 4 touch है and they will pass through all other objects, in fact 8 touch objects. फिर एक ध्रुव वर्गणा है, फिर एक शांतर निरंतर वर्गणा है, फिर एक ध्रुव वर्गणा है, और फिर 70वीं जो वर्गणा है ये प्रत्येक शरीर वर्गणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं इसको रुकना चाहूंगा। यह प्रत्येक शरीर वर्गणा, तो हमारे यहाँ ये कहा गया है कि जो प्रत्येक शरीर होते हैं, वनस्पति के 2 प्रकार के शरीर माने गए हैं, प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर। जो प्रत्येक शरीर वनस्पति जीव हैं वो प्रत्येक शरीर वर्गणा से बने हैं, ये कहा गया है। इसको समझने की आवश्यकता है।
प्रत्येक शरीर का मतलब जैसे नॉर्मल पेड़ होते हैं अपने, तो साइंस ये कहती है कि जो पेड़ जीवित हैं किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। सनलाइट की वजह से उनमें जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से पेड़ जीवित रहते हैं और उसकी वजह से पेड़ पनपते हैं। और हमारे यहाँ का प्रत्येक शरीर वर्गना से है। सो आई हैव कंपेयर्ड प्रत्येक शरीर वर्गना विद फोटो, जो लाइट का कन्वेइंग पार्टिकल है, जो सनलाइट हमारे यहाँ आ रही है फोटोन के माध्यम से, उसी से पेड़ पौधे बढ़ते हैं। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, प्रत्येक शरीर वर्गना है। मैंने उन दोनों को कंपेयर किया है। मैंने माना है कि प्रत्येक शरीर वर्गना ही फोटोन है या फोटोन ही प्रत्येक शरीर वर्गना है। ये मेरी मान्यता है। इसके बारे में अगर चर्चा कोई करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन इसका इनडायरेक्ट सपोर्ट मैं देना चाहूँगा अगले लेक्चर में, क्यों मेरी मान्यता ठीक है। फिर आगे ध्रुव वर्गना है। फिर उसके बाद में एक 19वीं वर्गना है बादल निगोद वर्गना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो यूं कहा गया है कि जो बादल निगोद जीव हैं वो इस वर्गना से बने हैं। और ये पूरा शरीर तो नहीं, ये कहा गया है कि दिस वर्गना फॉर्म्स कार्बन एंड ग्रॉस बॉडी ऑफ बादल निगोद जीव। सामान्यतः तीन शरीर होते हैं हमारे यहाँ। हम मानते हैं कि उदारिक शरीर के अलावा कार्बन शरीर, तेजस शरीर। तो बादल निगोद जीवों के कार्बन शरीर और उदारिक शरीर इस वर्गना से बने, बादल निगोद वर्गना से बने हैं, ये कहा गया है। तो ये मेरे ख्याल से स्थावर जीव हैं। और इस तरह का अगर कोई जीव है जिसके कार्बन शरीर और जो उदारिक शरीर भी किसी वर्गना से बनता है, तो मैं समझता हूँ उसका डीएनए नहीं होगा, डीएनए स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। साइंस भी आज मानती है लाइफ इज पॉसिबल विदाउट डीएनए स्ट्रक्चर। बादल निगोद, यहाँ नीचे मैंने लिखा है कि बादल निगोद के जीव कितने छोटे होते हैं, सुई के अग्रभाग जितनी जगह में अनंत है। एक सुई की नोक पर अनंत जीव आ सकते हैं, बादल निगोद जीव, और जो इस वर्गना से इस प्रकार के बने हुए। फिर एक ध्रुव वर्गना है। उसके बाद में ये सूक्ष्म निगोद वर्गना है। दो अलग तरह के, बादल निगोद और सूक्ष्म निगोद। सूक्ष्म निगोद वर्गना यहाँ मानी गई है। उसके बारे में ये बताया गया है, ये जो वर्गना है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द ग्रॉस एज वेल एज तेजस एंड कार्बन बॉडीज ऑफ स्मॉल निगोद जीव। बड़े इंटरेस्टिंग। जो स्मॉल, जो छोटे निगोद जीव हैं, उनका तीनों शरीर एक ही वर्गना से बने, वो है स्मॉल निगोद वर्गना। जो सूक्ष्म निगोद वर्गना, उनके तो कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है कि उनका कार्बन शरीर क्या है, कि उसका तेजस शरीर क्या है, उसका उदारिक शरीर क्या है। एक ही शरीर है जो तीनों काम करता है। ये है इसमें। और ये इतने छोटे होते हैं कि ये वास्तव में ये सही हो सकता है। आगे हम बात करेंगे इसकी और। तो सूक्ष्म निगोद जितने लोकाकार, देखिए अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सूक्ष्म निगोद जितने लोकाकाश के प्रदेश है, उतने ही निगोद के गोले हैं। और एक एक गोले में असंख्यात निगोद है और अनंत जीवों का पिंड उस निगोद शरीर में रहता है। अब देखिए क्या कहा गया है। पहली बात यह है कि जो लोकाकाश है उसके असंख्यात प्रदेश हम मानते हैं। और एक प्रदेश कितना छोटा है, जितना एक परमाणु ऑक्यूपाई करता है, इतना छोटा है। और हर एक प्रदेश पे निगोद जीव है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, मतलब एवरी पॉइंट, एवरी सिंगल पॉइंट इन स्पेस, एवरीवेयर, चाहे आपके अराउंड मान लीजिए, राइट इज इनसाइड आवर बॉडी, नो, ये निगोद जीव हैं, सूक्ष्म निगोद जीव हैं। और कैसे हैं कि इनको तीनों बॉडीज एक ही वर्गना से बनी हुई है। देयर आर एंटायरली डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये इतने छोटे हैं कि एक ही प्रदेश में रहते हैं, एक ही प्रदेश में अनंत रहते हैं। असंख्यात निगोद हैं और एक निगोद में अनंत जीव है। कल्पना नहीं कर सकते कि कितना छोटा जीव है। और फिर बाद में एक ध्रुव वर्गना है और एक अंत में ग्रॉस महास्कंद वर्गना कही गई है। और इसके बारे में कहा गया है कि ये जो महास्कंद वर्गना है, इसी से सारा स्थूल मैटर जो हम दिखाई देता है वो बनता है। इसके बारे में बहुत स्पष्टता नहीं है,
अपने शास्त्रों में ये कैसे बनता है। कुछ लोग तो इसको महास्कंद कहते हैं, कुछ महास्कंद वर्गणा कहते हैं, एंड देयर इज अ कंफ्यूजन। तो इसके बारे में अभी बात करेंगे कि महास्कंद से कैसे बनता है। मैं छोटा सा ये एक्सप्लेनेशन यहाँ देना चाहता हूँ वर्गणा का। ये देखिए मैंने, सॉरी टू इंटरप्ट सर, आज अभी कितनी और स्लाइड्स हैं? अच्छा तो मैं बंद कर दूंगा, आप चाहेंगे तो एक दो स्लाइड के बाद। नहीं है, 1 घंटा हो गया, इसके लिए मैंने बीच में इंटरप्ट किया, सॉरी। हाँ तो थोड़ा लंबा हो जाता तो मैं बंद कर दूंगा थोड़ी देर बाद, बाद में करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं स्लाइड में, ये वर्गणाएं दिखाई है 1 2 3 4 5 17 तक मैंने दिखाई है। जो 17 का प्रत्यक्षरी वर्गणा है, इसमें जो 14 जो 13 तक है यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक मान लीजिए ये 4 टच है, ये सारी वर्गणा इधर लोअर जो 4 टच है। और ये जो वर्गणा है प्रत्येक शरीर जो फोटोन बन जाती है, जैसे मैंने फोटोन माना, ये थ्रेशोल्ड है। ये थ्रेशोल्ड कैसे है? ये देखिए नंबर ऑफ प्रदेशास इन द वर्गणा ये कम होते जाते हैं, क्योंकि वो वर्गणा एग्रीगेट कर रही है, एक ही प्रदेश में अनंत परमाणु इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्रदेश डिक्रीज होते जाएंगे। मतलब ये कार्बन वर्गणा है, वो मनोवर्गणा से सूक्ष्म है, ये भाषा वर्गणा से सूक्ष्म है, तेजस वर्गणा से सूक्ष्म ऑर्डर ये है। हालांकि नंबर ऑफ परमाणु ज्यादा है, लेकिन सूक्ष्मता है कि अवगाहना उसकी कम होती जाती है। नंबर ऑफ प्रदेश इज डिक्रीजिंग, but the number of pradeshas having infinite parmanu is increasing, you know. So there are large number of pradeshas which have infinite parmanus, and therefore number of parmanu is going on increasing like this. When we reach the 17th stage, 17th वर्गणा, in fact, you know, वो इतनी dense हो जाती है कि फिर वहाँ bonding होता है। अभी तक इन वर्गणाओं में bonding नहीं था, right up to this, कार्बन वर्गणा में bonding नहीं हुआ। वो जैसे रेत का समूह होता है वैसे वर्गणा का समूह है, ये 4 टच है। और ये जो बना है यहाँ प्रत्येक शरीर गुणा जिसको मैंने फोटोन कहा, ये 1 टच है। तो यहाँ बॉन्डिंग हो गया। तो जो अनंत परमाणु एक ही प्रदेश में थे, जो पहले समूह बना रहे थे लेकिन बंद नहीं हुआ था, अब यहाँ बंद हो गया। जब बंद हो जाता है तो 4 एडिशनल टच और हो जाते हैं, जिसका मतलब ये हल्का भारी वगैरह सब हो जाएगा, तो ये परमाणु ये फोटोन में आ जाएगा। सो फोटोन ऑल्दो यहाँ 0 रेस्ट मास बताया गया है, लेकिन ये हमारी दृष्टि से अष्टस्पर्शी है और अस्पर्श के संध है जिसमें अनंत परमाणु है। और मैंने एक चीज और यहाँ दिखाने की कोशिश की है, सॉरी, मैं इस स्लाइड्स को नहीं जाऊँ, आज यही खत्म कर दूंगा, इस स्लाइड में खत्म कर दूंगा। देखिए जो फोटोन है, we know that it moves with the velocity of light. We know the velocity v equal to c. Do you see here 17 में लिखा v equal to c। तो ये जो फोटोन है वो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। जो इससे छोटे जो हैं, सॉरी, इसके नीचे जो हमारी वर्गणाएं हैं जो चतुष्पर्शी हैं, वो जैन कंसेप्ट ये कहता है कि ये बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करती है। इट स्पीड इज डेफिनेटली मोर देन दैट स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जैसे कार्बन शरीर को लिए हुए आत्मा चलती है एक योनि से दूसरी योनि में, तो कहीं के कहीं चली जाती है। तो ये मध्य लोक से स्वर्ग लोक चली जाती है, नरक लोक चली जाती है, ये लार्ज डिस्टेंसेस एंड ट्रेवल्स इन 1 2 3 समय, तो वो स्पीड बहुत ज्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो एरिया है, ये जो वर्गणा है, they must have velocity greater than c, but after that, after 17th वर्गणा जो है, they will have a velocity less than c। तो ये आगे जाकर के वो स्थूल बन जाते हैं और उनकी वेलोसिटी कम होती जाती है। तो मैंने इतनी वर्गणाओं की बात की, मैं आगे बात करूंगा अगले लेक्चर में कि ये जो महास्कंद वर्गणा है लास्ट अंतिम वाली, उससे कैसे स्थूल चीज बन सकती है। तो मैं एनी विसेंट का जो ऑब्जर्वेशन है उसको लेकर के मैं इंटरप्रिटेशन करना चाहूँगा, लेकिन चूंकि आज का समय खत्म हो गया तो मैं यही समाप्त करता हूँ। तो मैंने संक्षेप में वर्गणा की बात की, पुद्गल की बात की, जो मेन पॉइंट्स थे और जो मेरी समझ है साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, वो मैंने आपके सामने रखी।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी वो 1 घंटा हो गया था इसलिए वो तो बोलना पड़ा नहीं, था। ठीक है। और अच्छा, क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर भी लोगों के हैं इसमें, तो अभी ये जिनके क्वेश्चन कुछ रेज करना चाहते हैं जरा हाथ रेज करेंगे तो कन्वीनियंट रहेगा पूछने में। हाँ, जीवराज साहब कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं जी, बोलिए साहब।